अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के एक पूरा एहतजाज में जेलों में डाला था, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जी बड़ी आज बातें हुई, मैंने बड़ी चीजें सुनी। मैं सिर्फ एक शुरू करता हूं एक जगह से कि देखें, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, आप जो पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी, जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पहले इतनी जिम्मेदारी किसी को दी थी। पाकिस्तान को जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, वो दोनों वकील थे, और जो हमारी आजादी की, पाकिस्तान की आजादी की तहरीक चली थी, उसमें वकला का बहुत बड़ा रोल था। और आज जो पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक है, इसमें आपका सबसे ज्यादा, अगर आप सारे पाकिस्तान के प्रोफेशंस को एक तरफ रखते हैं, तो पाकिस्तान के वकीलों का सबसे बड़ा रोल है। तो मैं एक चीज से शुरू करता हूं। मुझे कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट हो गई तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। और मैं अब आपसे ये सवाल पूछता हूं, हकायक आपके सामने रखता हूं। 7 मार्च को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वॉशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था, और ये सिर्फ इसका अपना इनिशिएटिव था, और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, नो कॉन्फिडेंस की मोशन में, ये जो टेबल हो रही है असेंबली में, अभी हुई नहीं थी 7 को, नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी टेबल नहीं हुई थी। वो तब आके कहता है एक दिन पहले कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर हटा दोगे तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। 7 को यह होता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है असेंबली में, और एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है। और हमारे लोटे जो कि 15-20 थे, जो कि जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी इससे पहले। और अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। हमारे पास सारी रिपोर्ट है, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ ने बाकायदा डेट्स बताई, जिस डेट्स के ऊपर ये लोग मिल रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके, जिसमें हमारे जो 3-4 लोटे थे, जो सबसे पहले लोटे हुए, वो मिल रहे थे। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है? अमेरिकन एम्बेसी का काम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना है। उसका क्या काम है कि हमारे लोटों को, या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे, उनको मिलने का क्या काम है? फिर हमारे आतिफ खान जो मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा में, उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि केपी में भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस महमूद खान के खिलाफ। तो ये अमेरिकन एम्बेसी का तो काम नहीं है। किसी क्या सोच सकते हैं कि हमारी एम्बेसी जाके ऑपोजिशन के उनके मेंबर्स को मिले और ये बातें करे? अगर ज्यादा से मिलेगी तो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेगी। उसके बाद ये इत्तेहादी हमारे से अलहदा होते हैं, और फिर ये जनाब हमारी सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है, और सबके सामने 20-20 करोड़ की कीमत ऑफर हो रही होती। कितने हमारे एमएनएस को उन्होंने पैसे ऑफर किए, और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है। मेरा सबसे पहला सवाल यह कि हमारे 2 साल जो पहले थे वो सबसे मुश्किल थे। हम जब आए, गवर्नमेंट का दिवालिया निकला हुआ था। हमें सारे बाहर अगर
मेरी ना मदद करते हमारे दोस्त मुल्क यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम डिफॉल्ट कर गए थे। तो बड़ी मुश्किलों से पहला साल गुजारा। उसके बाद दूसरे साल में कोरोना आ गया, कोविड-19। वो बड़ा मुश्किल हमारा साल कि लोग दुनिया कहे लॉकडाउन करो, हम क्या लॉकडाउन करेंगे, हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। बड़ी एक वो मुल्क था जिसने सारा प्रेशर बर्दाश्त करके कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, और दुनिया मिसाल देना शुरू होगी उसके बाद 1.5-2 साल के बाद कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया है, ये दुनिया के लिए मिसाल है। 5 टॉप मुल्क थे जिनमें एक पाकिस्तान था 190 मुल्कों में, जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया। अपने लोगों को भी बचा लिया, गरीबों को भी बचा लिया, अपनी इकोनॉमी को भी बचा लिया। तो 2 साल बड़े मुश्किल थे। तो इन्होंने लोटा होना था तो 2 साल पहले हो जाते, तब होते। इत्तेहादियों ने जाना था तो जब लोग मुश्किल में थे तब जाते। ये कब गए हैं? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो हमारे 2 साल थे, पिछले 2 साल, उसके अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले तीसरे साल में 5.6% और इस साल 6%। इसका मतलब कि 30 सालों में ये सबसे बेहतरीन हमारी मुल्क की माशी परफॉर्मेंस थी। हर चीज बढ़ रही थी। इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी, वो अयूब खान के बाद तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ये ऊपर जा रही थी। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिकॉर्ड रिमिटेंसेस भेजी, सबसे ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। और हमारी जो ज़राअत है जिसके ऊपर 60% पाकिस्तान डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा पैसा हमारे किसानों के पास पिछले 2 सालों में गया। हमारी 2 सालों में, एक साल में 4 बम्पर क्रॉप्स, फिर दूसरे साल में 4 बम्पर क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी। तो जब ये मुल्क एक सही रास्ते पे जा रहा था, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि एकदम ये सारे ने कहा जी बड़ा, ये तो पार्टी बड़ी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ये थी और ये हमारे छोड़ गए। ये थी साजिश। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, अगर मैं इसके ऊपर और पाकिस्तानी कौम स्टैंड नहीं लेगी आज, अगर आप पाकिस्तानी कौम अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकेगा। डरेगा कि आगे से धमकी आएगी अमेरिका से तो वो ऐसे झुक जाएगा। हमने, मेरी वकला कम्युनिटी ऑफ ओपिनियन मेकर, धमकी मिली अमेरिका से, जो जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि वो रिचर्ड आर्मिटेज की जब टेलीफोन पे आया कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोरेज, अगर हम उनके साथ शिरकत नहीं करते उनकी जंग में, हमारी जंग ही नहीं थी। एक धमकी के ऊपर हमने घुटने टेक दिए, उनकी जंग में शामिल हुए। 80,000 पाकिस्तानी मारा गया, 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे। दुनिया की तारीख में ये कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि आपका एलआई जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आप पे ही बमबारी कर रहा है। 400 ड्रोन अटैक्स हुए, कितने बेकसूर लोग मारे गए। कौन से हुक्मरान ने खड़े होकर कहा कि ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी है? कोई दुनिया का कानून आपको इजाजत नहीं देता टू बी जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। आप फैसला कर रहे हैं 8,000 मील दूर से, कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं कि जैसे कि ये दहशतगर्द बटन दबाया वो सारा नीचे, कौन नीचे मरा किसी को नहीं पता। छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े लोगों के मिलते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है? ये है गुलामी। और इस गुलामी के अगेंस्ट में खड़ा था। मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि उनको कहता जी मैं रूस नहीं जाता। और रूस, अब ये सुने जरा, आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा। इसके जो रिपरकशंस आएंगे, इसकी जो इन्फ्लेशन है 30% से ऊपर इन्फ्लेशन जाएगी। 30% ऊपर इन्फ्लेशन का मतलब
कि जो तनख्वाहें हैं लोगों की, जो तनख्वाहदार तबका खास तौर पे, वो कैसे गुजारा करेगा। तो हम क्यों गए थे रूस? हमें रूस से हम ताल्लुकात ठीक कर रहे थे, हमने गैस लेनी थी। हमने वहां से रूस से गंदम 20 लाख टन गंदम लेनी थी। और फिर जब हम वहां गए तो पता चला कि वो हमें 30% कम के ऊपर हमें तेल देंगे। तो हमारे लिए तो रूस की ट्रिप इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि मेरे लोगों के लिए फायदा था, मुझे जात का तो कोई फायदा नहीं था। अमेरिका हुक्म करे कि जी आप क्यों रूस गए हैं। और हिंदुस्तान को जो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनरशिप है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान आज 40% कम कीमत पे रूस से तेल खरीद रहा है। आज हमने जब ये पता नहीं कितनी तकरीबन 88 या 90 रुपए हमने जब इसकी कीमत बढ़ाई है तेल और डीजल की, हिंदुस्तान ने 25 रुपए लीटर कम की है कीमत, क्योंकि रूस से तेल मिल रहा है उनको। हमें क्यों नहीं इजाजत? तो मेरा सबसे बड़ा मुश्किल, मैं कभी किसी बिलीव ही नहीं करता कि किसी मुल्क से हमारी दुश्मनी हो। मैं मिलिट्री सोल्यूशन में मानता ही नहीं हूं। मैं समझता हूं हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हिंदुस्तान से कोशिश की हमने ताल्लुकात अच्छे करने की। बदकिस्मती से वहां एक रेसिस्ट फैशिस्ट बीजेपी हुकूमत थी और वो उन्होंने फिर कश्मीर से जो 5 अगस्त 2019 में उनकी स्टेटहुड दूर खत्म की, तो हमें ताल्लुकात तोड़ने पड़े। लेकिन उससे पहले कोशिश की कि उनसे हम बातचीत से अपने मसले हल करें। तो अमेरिका तो मैं तो सबसे बेहतर जानता हूं अमेरिकनों को। अमेरिकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे, वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है। अपने मुल्क के लिए, मफादात के लिए आप स्टैंड लेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। मैं उनका माइंडसेट जानता हूं। तो वो जो डोनाल्ड लू ने जब मैसेज दी कि जी धमकी दी कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करो, तो वो तो एम्बेसडर को कह रहा था जो मेरे नीचे था। वो फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे है, तो धमकी किसको दे रहा था कि इमरान खान को रिमूव करो? जिसको भी वो कह रहा था, एक्शन शुरू हो गया उसके बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मैं अपने वकला को कहता हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है कि आपकी मंडी लगी हुई है सिंध हाउस के अंदर 20-20 करोड़ के ऊपर आपके एमएनएस बिक रहे हैं? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है? और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है। तो जब मुदाखलत हुई है और उसके पास आपके पास पूरी एविडेंस है कि ये उससे पहले पूरी गेम मान रही थी, तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? क्या जो हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वो मुरासला भेजा है, वो साइफर भेजा है, तो क्या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि इतना बड़ा रेजीम चेंज? और क्या पाकिस्तान पहला मुल्क है जिधर अमेरिका ने रेजीम चेंज करवाया? मुसद्दक का प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया इन्होंने 1950s में ईरान के अंदर, जब शाह फरहान को लेके आए। चिली में लैंडे को चेंज किया। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में रेगुलर रेजीम चेंजेस थे। तो क्या ये पहली दफा तो नहीं हुआ? लेकिन अगर हम इस वक्त स्टैंड नहीं लेते, तो मैं फिर से आपको कहता हूं, जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा, जब उसको धमकी मिलेगी, वो भी वही करेगा जो जनरल मुशर्रफ ने किया। एक ही टेलीफोन कॉल के ऊपर सब कुछ अपने मुल्क के मफादात को कुर्बान करेगा किसी और की फॉरेन पॉलिसी के लिए। फॉरेन पॉलिसी होती है अपने लोगों के फायदों के लिए, किसी और के लिए कुर्बानियां देने के लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। और यहां मैं बार बार हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, हमारे सामने आजाद हुआ था, देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, खुददार फॉरेन पॉलिसी। वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। हिंदुस्तान का एक फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर का उसकी, या फॉरेन मिनिस्टर, मैं उसकी यूट्यूब के ऊपर उसकी इंटरव्यू देख रहा था। उसने खुल के उनको कहा कि हमारे मुल्क का ये इंटरेस्ट है, ये आपकी यूरोपियन जंग है, यूक्रेन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपने लोगों को, अपनी गुर्बत को देखना है।
तो सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि देखिए, ये हम एक्सेप्ट कर गए, ये समझ जाएं कि आपने किसी दूसरे मुल्क की इंपोर्टेड हुकूमत को एक्सेप्ट करके एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को आपको एक्सेप्ट कर लिया। आपने रास्ता खोल दिया आगे इस तरह होने के लिए, आगे भी। अच्छा, अब मैं सेकंड दूसरी तरफ आता हूं। शोएब, आपने मुझे कहा कि बाकी ये मौजूदा सिचुएशन को आपके सामने रखूं। देखिए, हुआ क्या है, हमारी जो 6% ग्रोथ थी और सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक तरफ थे, इंडस्ट्री भी ऊपर, एग्रीकल्चर भी ऊपर जा रहा था, और एक्सपोर्ट्स बड़ी देर के बाद एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, बाहर से पैसा भी आ रहा था। तो मुझे जब पता चला कि ये साजिश हो रही है, तो मैंने, जो लोग ये रोक सकते थे साजिश, न्यूट्रल्स, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको अपने मुल्क के लिए समझाया कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है और एक इंटरनेशनली कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है, सुपर साइकिल के अंदर एनर्जी कॉस्ट वो दुनिया में ऊपर जा रहे हैं, गैस ऊपर जा रही है, कोयला ऊपर जा रहा है, तेल ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ा हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। तो किसी किस्म की इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन ना होने दें, ये संभाला नहीं जाएगा। ये मैंने कहा, फिर शौकत तरीन को मैंने कहा कि उनको एक्सप्लेन करो कि यहां न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है। अगर आप ये एक दफा ये हो गई साजिश कामयाब, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। हमने बताया पहले, ये नहीं कि ये ऐसे हो गया, क्योंकि जैसे ही कॉन्फिडेंस मार्केट का जाता है और वो फिर एक गवर्नमेंट चले, अगर तो बड़ी तैयारी करके कोई गवर्नमेंट आई होती, उसमें कोई बड़े जीनियसेस बैठे होते, इकोनॉमिस्ट बैठे होते, तो वो फिर भी शायद कुछ आके कोई रोड मैप दे देते, आते साथ ही रोड मैप देते कि जी ये हम